हमारे सेक्शन में स्टूडेंट्स 49-50 है मेरे ख्याल। 50 हैं। तो इस टाइम कितने लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है? ये 26 इंक्लूडिंग आपको, बाकी तो काफ़ी सारे रहते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको ना अभी ये शेयर किया है अपना जो स्लाइड्स हैं आज के लेक्चर की, और मास्टर्स मेरा इधर यूनिवर्सिटी में ही है, अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद फाहिद अब थोड़ा सा अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सो लेट्स मूव, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हेलो। जैसे मैंने कहा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते चलें ताकि हम फिर फर्दर मूव करते हैं। आप अपना बताएं, आपकी सीजीपीए क्या है और आप किधर से हैं? तो लेट्स मूव, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। my name is Fahad Raza and I am the class representative of BSCS third semester and I have got CGPA of 3.85 from the previous two semesters and hoping for the best for the next semester. Very good. Next one, Usman Azhar. Can you please turn on your camera? Walaikum salam. Very good. So next one. So I think it's very difficult to introduce yourself in online. So let's move further for our presentation. सो हमारा टॉपिक है, मतलब जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, उसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये सब्जेक्ट है जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो लेट्स मूव फॉर आवर लेक्चर। बेसिकली हमारा जो एजेंडा होगा आज के लिए वो इस तरह डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ द कोर्स। हमारा क्या इसमें इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है एंड पर्पस क्या है इसका, हमारे कोर्स में कौन कौन से कंटेंट्स हमने पढ़ने हैं और किन चीज़ को हमने क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम पर्पस देख रहे हैं, सेटिंग देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, किस तरह से वो हमारी डिवाइसेस को ऑपरेट करवाने में हमारी मदद देता है, मदद करता है, कैसे कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हर चीज़ को अलग-अलग रिसोर्सेज एलोकेट करता है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्सेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है इन फॉलोइंग चीज़ों पे। जस्ट अ मिनट प्लीज़। सो बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम मिल के बनता है हार्डवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं और यूज़र होते हैं। बेसिकली ये लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर में अब क्या है, हमारे पास कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं। उसको उस हार्डवेयर को ऑपरेट करवाने के लिए हमारा इसके ऊपर वाली लेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, जो कि हमारी हार्डवेयर को ऑपरेट करवाता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हमारा आईफोन अगर हम यूज़र कर रहे हैं तो आईफोन का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरह से वो हमारी एप्लीकेशन को आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉरवर्ड करता है और उसके बाद हमारी हार्डवेयर
उसको रिसोर्स एलोकेशन के बाद उसे रन करवाती है। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है? यूज़र कर रहा होता है। अब यूज़र यहाँ हमारे पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और मैनी और जितने मर्जी यूज़र हो सकते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, जो यूज़र बैठा होता है ऊपर, वो हमारा एक कमांड पास करता है बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्स एलोकेशन करवा के हमारी हार्डवेयर को ऑपरेट करवाता है। ठीक है, जो हमारी लेयर्स है वो इस तरह मुश्मिल है। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वही हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा लैपटॉप है, उसके ऊपर हमारे पास एक जो नई लेयर आती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की आती है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसा कि हमारा वर्डप्रेस एप्लीकेशन सिस्टम है, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। और उसको यूज़ कौन कर रहा होता है? वो ऊपर बैठे हुए यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं। अब यूज़र ने कोई कमांड देनी होती है, वो कंपाइल करता है, उसके बाद असेंबलर होता है, वो टेक्स्ट एडिटर होता है। तो ये सारी जो भी यूज़र कमांड देगा वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे रिसोर्स एलोकेशन करता होता हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को देता है, जो कि हमारा हार्डवेयर फिर ऑपरेट करता है। बेसिकली पर्पस क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? सिस्टम बेसिकली होता क्या है? पहले तो हम ये देखें कंप्यूटर क्या है। आपको पता है ये कंसिस्ट करता है, हमारे इनपुट होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो कि हमें मदद देती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। अब बेसिकली सिस्टम, जो सिस्टम होता है वो सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी ऐसी चीज़ होती है या कोई ऐसा गोल होता है जिसको हमें फुलफ़िल करना होता है। मतलब जैसा कि गोल हम एक सेट करते हैं, गाड़ी है, गाड़ी हमने चलानी है, या गाड़ी का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि चार उसके व्हील हैं। सिस्टम ऐसी चीज़ है जिनको 4 से 5 लोग मिल के बनाएं, उसका एक गोल होता है। जैसे कि गाड़ी को मूव करना है फॉरवर्ड, अगर उसमें से जो गोल पे सारे लोग कंसिस्टेंट से काम नहीं करेंगे, तो अगर वो 2 व्हील आगे चले जाएंगे या 2 पीछे चले जाएंगे तो वो गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम को चलाने के लिए हमारा एक गोल होता है। वो गोल क्या है कि हमने ये गाड़ी को मूव फॉरवर्ड करवाना है। ठीक है, अगर कोई भी उसमें से हमारा गोल को पूरा नहीं करवाएगा तो वो हमारा काम सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम यही हो गया कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सिस्टम है उसका प्रॉपर गोल होना चाहिए। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ, अब कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट आर कंबाइंड टू प्रोवाइड अ टूल टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर कंसिस्ट करता है, हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं और इसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम हार्डवेयर को कमांड लाइन से इंफॉर्मेशन पास करता है। तो वो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, तो हमने अगर कोई डाटा रिट्रीव करवाना है या एक्सट्रीट करवाना है, डिलीट करवाना है, हम उसको कमांड देंगे, वो मीनिंगफुल डाटा हमें रिटर्न में देता है। तो ये हमारा बेसिकली सिस्टम प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर कंसिस्ट किन चीज़ों पे करता है? बेसिकली हमारे पास सिस्टम बस होती है। अब सिस्टम बस जो भी है उसमें हमारे CD रोम भी हम अटैच कर सकते हैं। CD रोम हो गया, DVD हो गया, सुपर ड्राइव हो गया, और हार्ड ड्राइव है, उसमें हम अपना मॉनिटर बस लगा सकते हैं। VGA केबल होती है, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। वाइल जो दूसरा इसका कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसमें हमारे पास प्रोसेसर होता है, कैशे मेमोरी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट होती है। कैशे मेमोरी क्या है? समटाइम आपने जैसे देखा होगा यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वो उसकी बफरिंग होती है। वो बफरिंग बेसिकली कैशे मेमोरी है। हमारी जो रैम में होती है, अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU में प्रोसेसिंग में एक कैशे मेमोरी होती है। वो कैशे मेमोरी वो सारे रिसोर्स एलोकेशन अपने अंदर सेव करती रहती है। ठीक है, जैसे वो मतलब अगर इन केस ऑफ इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो आपकी वही कैशे मेमोरी बफर में से अपनी मेमोरी उठा के तो आपको वो प्रोग्राम कंप्लीट कर देती है। बेसिकली थोड़े से आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ही लेंगे, हमने बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज़ें हम अचीव करेंगे, क्या क्या हमने मतलब इससे आउटपुट लेनी है, आया हम एंड ऑफ दिस सेमेस्टर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काबिल हो जाएंगे। बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मतलब इस टाइम चल रहे हैं, और
कौन सा मतलब अगर हम विंडोज़ को देख रहे हैं तो लिनक्स में और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। तो आज थोड़ा सा ये आउटलाइन में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फर्दर जो भी अभी इस प्रेजेंटेशन में होगा वो हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में उसको ना क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन है यूनिक्स का और लिनक्स का हम देखेंगे। उसके बाद प्रोसेसेस और थ्रेड्स क्या होते हैं। प्रोसेस जो भी हमने कोई कमांड या अपना सॉफ्टवेयर है एग्जीक्यूट करवाना है, जो एग्जीक्यूशन में जा रहा है उसे हम बेसिकली प्रोसेस कहते हैं। फिर हम देखेंगे डेडलॉक्स देखेंगे। डेडलॉक क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो डेडलॉक हो जाता है, तो उसको भी निकलने का उससे भी निकलने का एक तरीक़ाकार होता है कि अगर हम कोई वार्डन वगैरह खड़ा कर लेते हैं तो वो हमारे रिसोर्सेज को एक व्हीकल्स को आगे कर देता है, जैसा भी वो क्लियर करके डेडलॉक कंप्लीट डेडलॉक से हमें बचा लेता है। बेसिकली इसी तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक आ जाते हैं। इनको भी हमें क्लियर करने के लिए ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम डेडलॉक से बच सकते हैं। जैसा कि एक यूज़र भी उसी वक्त पे कमांड दे रहा है सिस्टम को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, दूसरा यूज़र भी उसी वक्त आपको कमांड दे रहा है, तो सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इन डेडलॉक से बचने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट मतलब देखेंगे और डिटेल से उनको हम देखेंगे, अपना क्लियर भी करेंगे। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट आता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हम बहुत हैवी गेम या कोई हैवी जो सॉफ्टवेयर होता है जिनकी मेमोरी एलोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो हम उधर से दोनों सॉफ्टवेयर्स को कमांड दे देते हैं और जो हमारी सिस्टम की मेमोरी होती है, जिसे हम रैम भी बोल सकते हैं, वो उतनी मेमोरी कंज्यूम नहीं कर सकती जितनी कि आया उस सॉफ्टवेयर की है। ठीक है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें मैनेज हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करेगा वो हम मतलब फर्दर जब मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी सम टाइम हमने देखा होगा कि कोई एक जैसा कि एक गेम है, उसकी वर्चुअल मेमोरी तकरीबन 64 बिट पे अगर वो चलती है, हमारा सिस्टम अगर 32 बिट का है, तो वो सॉफ्टवेयर या जो गेम है वो हमारे सिस्टम में नहीं चल सकती। लेकिन इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक वर्चुअल मेमोरी का भी प्रोग्राम होता है। वर्चुअल मेमोरी भी एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हुए वो गेम या वो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो कोई भी जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम आता है कि जो हमने फाइल्स रखी हुई हैं, जैसे कि हम किसी फोल्डर में रख देते हैं फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए हमारा सिस्टम जैसे ही हम वो कमांड लाइन पे एंटर प्रेस करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वह उस फाइल पे मेमोरी अपना हार्ड ड्राइव को कमांड देता है। हार्ड ड्राइव से कमांड लेके वापस रिटर्न ला के हमारे प्रोसेसर्स को देता है। प्रोसेसर फिर मेमोरी एलोकेशन करके उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, ये मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मैनेजमेंट, ये जो हम फर्दर अपना मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे कि हार्ड ड्राइव कैसे हमारा डाटा हमारे प्रोसेस को देती है, जिससे हमारे प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंसेप्ट्स हैं, मतलब सिंगल यूज़र सिस्टम होता है, फिर उसके बाद बैच सिस्टम होता है, फिर हमारे पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम सिस्टम होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने मतलब फर्दर वन लेक्चर में क्लियर करनी है। जैसा कि सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम मतलब जो सिंगल यूज़र उसको यूज़ करता है। सिंगल यूज़र हो गया। बैच सिस्टम क्या होते हैं, जो पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी होती थी उसमें ये होता था कि हमारे पास बड़े बड़े सिस्टम होते थे, एक डिस्क की तरह एक डिवाइस होती थी, वो हम जाके सिस्टम में पुट करते थे और डाटा वहाँ से वो सिस्टम अपने पास रखता था। फिर उसी डाटे को आगे फर्दर हम एक और डिस्क से रिट्रीव करवा लेते थे। उसमें प्रोग्राम मतलब वो वाला सिस्टम जो होता सेंट्रल लाइन में जो पड़ा होता था डाटाबेस, वो कंपाइल करता था। फिर नेक्स्ट वो हम कमांड लेके दूसरे सिस्टम में दूसरी डिस्क उसमें इनपुट करते थे, तो फिर वो हमारे डिवाइसेस से बेसिकली रिज़ल्ट मिलता था। फिर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम होते हैं जो मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं और वो साइमल्टेनियसली आपके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को एक ही टाइम में रन कर देते हैं। बेसिकली होता है ऐसा है कि आपने एक सॉफ्टवेयर रन किया, दूसरा सॉफ्टवेयर रन किया, तीसरा सॉफ्टवेयर रन किया, सिस्टम एक है, मेमोरी एलोकेशन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह मैनेज करता है कि कुछ रिसोर्सेज हमारे
फर्स्ट वन प्रोग्राम को दे देता है, कुछ रिसोर्सेज सेकंड को दे देता है, और कुछ वो मेमोरी एलोकेशन कर देता है थर्ड को। जैसे ही वो समटाइम फर्स्ट प्रोग्राम को थोड़ी सी मेमोरी जो उसको चाहिए हुई उसको ओपन करवा के उसको रिसोर्सेज उसके काम कर देता है, जो सेकंड प्रोग्राम होता है उसको रन करवाता है और उसके रिसोर्सेज बेसिकली थोड़े से काम कर देता है। फिर ऐसे ही थर्ड करके मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, मतलब वो हमारा ओएस उसको सारी चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह टाइम शेयरिंग है कि हमने जितने टाइम में वो अपना सॉफ्टवेयर को रन किया है वो सारी टाइम शेयरिंग, कितना रिसोर्स कितने सिस्टम किस एप्लीकेशन को कितना टाइम देना है, दूसरी को कितना देना है, तीसरी स्लॉट को कितना देना है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है। रियल टाइम सिस्टम यही है जो हमने उसी टाइम आपको कमांड देते हैं और वो रियल टाइम में हमें उसी वक्त ही आउटपुट दे देता है। फिर उसके बाद हम इंटरप्रेटर्स देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग आ जाता है या सिस्टम में बग आ जाता है, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो आया कि जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं उनको तो डिस्टर्ब नहीं करता, अगर ऐसा करता है तो उसके हल क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है। हार्डवेयर प्रोटेक्शन इसी तरह ये भी बेसिकली यही है, हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अगर कोई एक कमांड बनाई है तो वो हमारी हार्डवेयर को तो नहीं लॉस कर देगी या हार्डवेयर को तो नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री डिफाइंड की हुई हैं कि जिससे हमारा लॉस कम से कम हो सके। ये बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज आ जाती हैं, सिस्टम कॉल आ जाता है, सिमेंटिक आ जाता है, कॉल एग्जीक्यूशन आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ये सारी बेसिकली सारी चीज़ें ये हैं जो हमने नेक्स्ट फर्दर यूज़ करनी है। ये आज के लिए हमारी आउटलाइन है बेसिक। ये सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे सिस्टम डिज़ाइन करना है। फिर ये लिनक्स इंट्रोडक्शन हम करेंगे, इसमें यूनिक्स का करेंगे, लिनक्स का करेंगे। इसमें देखेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है लिनक्स में और यूनिक्स में। फिर हमने जैसे ही देखेंगे कि हमारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये है कि जैसे हमने कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, लिनक्स और अपना यूनिक्स बेसिकली विंडोज़ से सेपरेट हैं। विंडोज़ का जो इंटरफेस है वो बहुत इजी है, लिनक्स और यूनिक्स थोड़ा सा टफ होता है। तो उसमें हमने जो भी डाटा रिट्रीव करवाना है या एक्सट्रैक्ट करवाना है वो कमांड लाइन पे हम बेसिकली उसको पुट करते हैं, लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, देन हमारा वो डाटा रिट्रीव करता है। फिर ये देखें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यूज़फुल कमांड, इसमें कुछ कमांड्स ऐसी होनी आपको आनी चाहिए, वो हम फर्दर यूज़ करेंगे और थोड़ी सी असाइनमेंट के थ्रू लिनक्स और यूनिक्स को सीखेंगे। विंडोज़ तो हम तकरीबन सबको आती है यूज़ करनी, लेकिन हमने बेसिकली इस सब्जेक्ट में ये सीखना है कि यूनिक्स को हमने कैसे यूज़ करना है, कौन सी वो कमांड्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर ये प्रोसेस हैं, प्रोसेस बेसिकली यही हैं जो हमने आपने कोई एग्जीक्यूशन करवानी है किसी सॉफ्टवेयर से, किसी एप्लीकेशन है या हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसे हम एक्जी फाइल कहते हैं, तो वो किस तरह हमारे सिस्टम से रिसोर्सेज एलोकेशन लेगा, उसको कब डिस्चार्ज करेगा, जब उसको एक्टिव करेगा, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस के शेड्यूल हैं। ये शेड्यूलर बेसिकली डिसाइड करता है कि मैंने कितना रिसोर्स किस एप्लीकेशन को देना है और कितने टाइम के लिए देना है। ठीक है, फिर जैसे कि हम एक कमांड दे देते हैं सिस्टम को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई VLC प्लेयर अगर ऑन किया है किसी ने, तो मीनवाइल हम कोई जेट प्लेयर और भी यूज़ कर लेते हैं। फिर वहाँ वो सिस्टम शेड्यूलिंग करता है कि इस अपना फर्स्ट वन एप्लीकेशन को कितना रिसोर्स देना है और सेकंड वन को कितना रिसोर्स देना है। थोड़ी ये मतलब इसके बाद हम प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली वही है। तो ये हम कंप्लीट जब पढ़ेंगे इसका प्रोसेस, देन हम एक असाइनमेंट रखेंगे जिसमें हम सैम्पल कोड लिखेंगे, कैसे हमने रीड करवाना है फंक्शन को, कैसे राइट करवाना है, कैसे ये सिस्टम क्लोज़ करेंगे। बेसिकली ये इसी तरह है जैसे हम आपने C++ पढ़ी होगी, क्लोज़ का फंक्शन होता है, जैसे सी आउट होता है, सी इन होता है। ये बेसिकली प्रोसेस भी ऐसे ही हैं, इनकी कमांड लाइन भी बेसिकली उसी तरह काम करती हैं। ये थ्रेड बेसिकली अगर हम देखें सिस्टम से कंट्रोल आल्ट और डिलीट दबाएंगे तो अगर वो प्रोसेस में आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो हमने चीज़ें ओपन की होती हैं वो हमारी प्रोसेस हैं, और उसी में अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट कॉलम देखेंगे तो थ्रेड्स आ रहे होंगे।
ये थ्रेड थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्रोसेस में, तो ये हम कंपैरिजन बाद में इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, बेसिक इसमें बेसिक कंसेप्ट आएंगे, हम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया देखेंगे, शेड्यूलिंग ट्रिगर देखेंगे कि जैसे ही हमने एक एप्लीकेशन को क्लिक किया है तो उसको एलोकेशन कैसे मिलेगी, फिर उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनकी वजह से हम देखेंगे कि जो एल्गोरिथम बने हुए हैं वो बेसिकली किस बेस पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें यूनिक्स और लिनक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ये अब इसके बाद ये प्रोसेस वाले में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा हम डेडलॉक को आपको मैंने बताया कि डेडलॉक को क्लियर कैसे करना है। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज में या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिससे हम डेडलॉक से बच सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे रिसोर्सेज चल रहे होते हैं, एक एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है, दूसरी एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है, ये सारे कंसेप्ट हम मेमोरी मैनेजमेंट एक पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब वही हैं, पहले ये परफॉर्मेंस देखेंगे, पैकिंग देखेंगे, प्रोटेक्शन और शेयरिंग देखेंगे। और प्रोटेक्शन और शेयरिंग यही है जो कि हम जो हमारा डेवलपर है उसको ये चीज़ें अगर वो कर देता है कि हमने मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा सिस्टम को दे दी है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन सारी चीज़ों से हमें महफूज रखता है। हमें वो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ही अगले जो डेवलपर है, जो भी वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है, उसको वो क्लियर करता है। वर्चुअल मेमोरी ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अब खाना खाना है तो वो खाना की प्लेट जो है या वो जो बॉल है वो छोटा सा बॉल है और हमारे पास खाना है, मैंने ज़्यादा खाना है, तो उसको रिसोर्सेज को क्लियर करने के लिए बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं उस प्लेट में थोड़ा सा वो जो भी फूड है वो थोड़ा सा फूड लूँगा, वो खा लूँगा,